गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास जो हमारा एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है उसको लेकर के आज हम पढ़ाई करेंगे और उसका पहला पार्ट आज हम डालने की कोशिश कर रहे हैं और जिसमें हम कह दें कि कक्षा 11 और 12 की पाठ्य पुस्तक में यह लगाई हुई है और इसी का जो संपूर्ण अध्ययन है वो लगातार क्रम से करेंगे और मुझे उम्मीद है कि यह साथियों को बहुत पसंद आएगा। साहित्य के इतिहास का जब कालक्रम की गणना की जाए तो हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला जो काल विभाजन किया जाता है वो आदिकाल के रूप में रहता है। इसे प्रारंभिक काल के रूप में भी जाना जाता है और इसकी समय सीमा जो दी गई है वो 963 ईस्वी से लेकर के 1318 ईस्वी तक है। और अगर संवत की बात की जाए तो 1050 से लेकर के 1375 तक का जो काल है वो आदिकाल के रूप में जाना जाता है। आइए साथियों पढ़ते हैं। पहला बिंदु जो है वो क्या दिया गया है, हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका में क्या दिया गया है। हिंदी भारत के सर्वाधिक बोले जाने वाली भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वोपरि, जितनी भी आर्य भाषाएं उनमें सबसे पहले हिंदी का नाम लिया जाता है। भारतवर्ष को प्राचीन काल में आर्यव्रत के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण बात है कि प्राचीन काल में भारत का नाम था वो आर्यव्रत है। ये इतिहास वगैरह जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है। और यहाँ के निवासियों को आर्य तथा आर्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को आर्य भाषाओं के नाम से जाना जाता है। बोली जाती थी उनको आर्य भाषाओं के रूप में जानी जाती थी। पृथ्वी के मानचित्र में भारत की स्थिति एक प्रायद्वीप के समान है। प्रायद्वीप का मतलब होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। तो भारत निश्चित रूप से तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ तथा एक तरफ से हम कह दें कि हिमालय पर्वत लगा हुआ है। इसके उत्तर में हिम आच्छादित बर्फ से ढका हुआ हिमालय तथा सुदूर दक्षिण में अथाह अपार सागर हिलोरे ले रहा है। माने दक्षिण की साइड में तीन तरफ हम कहते हैं कि समुद्र हिलोरे ले रहा है। माने चारों तरफ भारत जो अपने आप में सुरक्षित महसूस करता है, जिसकी महान संस्कृति ने वैदिक संस्कार सदाचार एवं सुव्यवस्थित सुदृढ़ सामाजिक परंपराओं को जन्म दिया है। सहिष्णुता भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा गुण है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग कि सहिष्णुता भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा गुण माना जाता है, जो समुद्र की भांति अनेक नदियों को धाराओं को अपने अंदर धारण करने की क्षमता भी रखती है। यहाँ अनेक जाति धर्म के लोगों ने आक्रमण किया। बार बार अनेक लोगों ने भारत के ऊपर जब जब मौका उन लोगों को मिला तो उन्होंने आक्रमण किया, किंतु सब मिट गए और भारतीय संस्कृति आज भी अमिट है। एक के बाद एक जातियों ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन धीरे धीरे वे सारी की सारी जातियां लुप्त प्राय होती चली जाती हैं। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे गंगा नदी है और गंगा नदी में अनेक नदियां आकर के मिलती हैं, लेकिन गंगा अपना रूप, अपना विस्तार, अपना आकार और अपना नाम नहीं छोड़ती। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति है, अनेक संस्कृतियां यहाँ आई और एक के बाद एक आकर के इसी में समाविष्ट होती जाती हैं। यह संस्कृति हमारी परंपराओं को नवजीवन प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप आज भी यह नवनूतन सी लगती है। भारतीय संस्कृति आज भी नई सी जान पड़ती है। यहाँ राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सभी परिस्थितियों में उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं समय अनुसार, किंतु उनकी सहिष्णुता की नीति से यह सदैव विजयी ही रही है। मतलब भारतीय संस्कृति हमेशा विजयी रहने के पीछे कारण सबसे बड़ा क्या है, वो उसकी सहिष्णुता, सभी धर्मों के प्रति समान आस्था विश्वास रखना। हिंदी साहित्य में भक्ति, वीर और श्रृंगार त्रिवेणी संगम दृष्टिगोचर होता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ी बात है, एक तो भक्ति, एक वीरता और एक श्रृंगार, इन तीनों की त्रिवेणी समाविष्ट है। इसमें भक्ति की धारा के संग ओजस्वी शैली में रासो साहित्य, तो ये ध्यान रखना है कि भक्ति की धारा में ओजस्वी शैली रासो साहित्य में, तो कहीं महाकवि बिहारी की नायिका का जो अद्भुत श्रृंगार और कहीं घनानंद जो कठिन काव्य के प्रेम के पीर के रूप में जाने जाते हैं। कठिन काव्य नहीं, प्रेम के पीर के रूप में जाने जाते हैं। वियोग के कवि जाने जाते हैं। घनानंद के वियोग भरे कवित्व के साथ साथ भूषण का राष्ट्र प्रेम उजागर होता है। तो भूषण जो है वो आदिकाल और भक्ति काल के बीच में संधि काल के कवि माने जाते हैं। भारत की इस
पावन भूमि में धर्म, संस्कृति और संस्कारों की अजस्र लगातार धारा प्रवाहित होती रही है, जो जन जीवन को अमृतमय जीवन प्रदान कर रही है। यहाँ के कवि लेखक स्वांतः सुखाय के साथ साथ परिजन हिताय साहित्य का सृजन करते हैं। मतलब स्वांतः सुखाय स्वयं के सुख के लिए न लिख करके, स्वयं के सुख के लिए न लिख करके कहें कि परिजन हिताय, परिजन परिवार के लोगों के हित के लिए, सबके हित के लिए स्वांतः सुखाय के अलावा हम यूँ कह दें सर्व सुखाय साहित्य का सृजन करते हैं। कवियों में अगर चर्चा की जाए तो तुलसी जिसने रामचरितमानस लिखा, शूर जिसने सूर सागर लिखा, जायसी ने पद्मावत और कबीर ने बीजक ग्रंथ की रचना की। अपनी वाणी से जन समूह को भक्ति और प्रेम की धाराओं से आनंदित करते हैं। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद अपने साहित्य के द्वारा राष्ट्र प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार के गौरवान्वित साहित्यकारों पर हम भारतीयों को आज भी गर्व है, क्योंकि साहित्य को सुरसरी सम सब कर हित होई बताया है, के समान सबका हित करने वाली बताया गया है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु हमारा आता है, क्रम से हम लोग ये पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं जो 11th और 12th में लगाई गई, जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि सभी को बहुत ही स्पीड के साथ सभी साथियों को, सभी पाठकों को ये पुस्तक मिले। तो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से है? हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के सिंधु शब्द से मानी जाती है। सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र सिंधु प्रदेश कहलाता था, देखिएगा सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र था वो सिंधु प्रदेश कहलाता था। ईरान, फारस की तरफ से भारत में आने वाली विदेशी आक्रमणकारी हिंदू कुश पहाड़ी को पार करके जब सिंधु प्रदेश में आए तो उन्होंने सिंधु प्रदेश को हिंद प्रदेश कहा। ये है महत्वपूर्ण बात, सिंध प्रदेश को उन्होंने हिंद प्रदेश कहा, क्योंकि ईरानी फारस भाषा में शब्द की प्रथम श ध्वनि को है ध्वनि में उच्चारण करते हैं। जैसे है ना सिंधु है तो शी को वो ही के रूप में उच्चारण करते हैं, तो सिंदूर के साथ हिंदू, सिंधु प्रदेश से आए तो उन्होंने सिंधु प्रदेश को हिंदू प्रदेश कहा, क्योंकि ईरानी भाषा में शब्द की प्रथम श ध्वनि को है ध्वनि के रूप में उच्चारित करते हैं। अतः सिंधु प्रदेश को हिंदू प्रदेश कहने लगे। ये महत्वपूर्ण बात है, सिंधु प्रदेश को हिंदू प्रदेश कहने लगे और वहाँ के निवासियों को सिंधु के स्थान पर हिंदू कहने लगे। और यही हिंदू या यही सिंधु की भाषा हिंद कहलाने लगी। सिंधु, सिंधी, हिंदू कहलाने लगे और आगे चल करके ईरानी भाषा का इक प्रत्यय लगने के कारण हिंद प्लस इक हिंदीक बन गया, जिसका अर्थ है हिंद का हुआ। ये महत्वपूर्ण बात है। यही शब्द धीरे धीरे परिवर्तित होकर के हिंदी का हुआ, जो अंग्रेजी भाषा के रूपांतरण के कारण इंडिया बन गया। आज यह इंडिया समस्त भारतवर्ष का सूचक बन गया। इंडिया मतलब समस्त भारतवर्ष का सूचक। अगला बिंदु हमारा आता है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कैसे हुआ, इस पर चर्चा करते हैं। भारतीय भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारतीय भाषाओं का प्राचीनतम ग्रंथ, सबसे पहला वेद अगर माना जाता है तो ऋग्वेद माना जाता है। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत थी। और ध्यान रखें कि मैं यहाँ आपको एक और बात बता देना चाहूँगा, जितने भी वेद लिखे गए हैं इनकी अगर चर्चा की जाए तो मैं आप सभी साथियों को बता दूँ, सबसे पहले वैदिक संस्कृत लिखा गया। वैदिक संस्कृत से फिर जब दूसरी भाषा आती है तो लौकिक संस्कृत के बाद में पाली भाषा, और पाली भाषा के बाद में प्राकृत भाषा, और प्राकृत भाषा के बाद में आगे जब चलते हैं तो अपभ्रंश भाषा, और अपभ्रंश भाषा से फिर उसके बाद में खड़ी बोली, और खड़ी बोली के बाद में हम कहें पुरानी
हिंदी, और पुरानी हिंदी से ही फिर इसी का दूसरा नाम है वो कोरवी भी रहा है। ये आगे चल करके जहाँ बिंदु आएगा वहाँ हम और विस्तार से पढ़ेंगे। आइए साथियों चलते हैं कि आगे क्या दिया गया है। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत थी, किंतु समय चक्र और सदैव गतिमान होने के कारण परिवर्तनशील है। माने कोई भी चीज़ है समय चक्र के साथ साथ वो परिवर्तित होती रहती है। अतः भाषा भी धीरे धीरे अनेक रूपों में परिवर्तित होने लगी। ये तो सभी जानते हैं, परिवर्तन समय का एक बहुत बड़ा चक्र है और वो होना ही चाहिए। आज भी जैसे कोरोना का समय, ये समय चक्र का ही एक पहिया है। संस्कृत भाषा का समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का रहा हुआ है। यह दो प्रकार की थी। पहली वैदिक संस्कृत, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, पहली वैदिक संस्कृत जिसमें वेद, उपनिषद और आरण्यक, ब्राह्मण एवं दर्शन इत्यादि लिखे गए। ध्यान रखें, वेद 4, उपनिषद 108, आरण्यक और ब्राह्मण एवं दर्शन ग्रंथ की रचना हुई। और दूसरी लौकिक संस्कृत जिसमें रामायण और महाभारत। साथियों ध्यान देखने की एक बड़ी बात है, रामायण के साथ साथ महाभारत लिखा हुआ है। तो महाभारत वेदव्यास जी ने जो लिखा है और इसी में फिर आगे चल करके श्रीमद् भागवत गीता का भी नाम आता है। तो कई बार पूछ लेते हैं भागवत गीता कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो ध्यान रखना लौकिक संस्कृत में। यही लौकिक संस्कृत बोलचाल की भाषा के रूप में विकसित हुई और धीरे धीरे पाली भाषा के रूप में प्रचलित हुई। और पाली भाषा में आप सब जानते हैं महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार एवं बौद्ध धर्म की जो पुस्तकें लिखी थी वो सब पाली भाषा में लिखी गई थी। ये महत्वपूर्ण बात है। इसका समय 1500 ईसा पूर्व से ईसा की पहली सदी तक माना जाता है। और इस भाषा में बौद्ध धर्म के विनय पिटक, बहुत महत्वपूर्ण बात है, विनय पिटक किस भाषा में लिखे गए, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। सुत पिटक, अभिथम पिटक एवं जातक कथाओं की रचना किस भाषा में होती है, तो मानी पाली भाषा में। किंतु भाषा के दो रूप सदैव प्रचलित रहे हैं, एक साहित्यिक रचना का रहता है और एक ग्रामीण का। पहला रूप साहित्यिक और दूसरा लौकिक अर्थात बोलचाल की भाषा का। कोई भी भाषा हो उसका एक रूप तो साहित्यिक होता है और दूसरा रूप उसकी लौकिक मानी जनता के द्वारा बोली जाने वाली भाषा का रूप होता है। लौकिक भाषा में धीरे धीरे साहित्यिक रचनाएं होने लगती हैं जब जब भी कोई कवि या कोई भाषा का कवि लेखकों का आश्रय पाकर के नवीन भाषा में परिवर्तित हो जाती है तो साहित्यिक भाषा का रूप धारण कर लेती है। जब कोई लौकिक भाषा जब किसी कवि के नज़दीक पहुंच जाती है, कवि उस भाषा में साहित्य सृजन करने लग जाता है तो वो साहित्यकारों की भाषा हो जाती है। पाली भाषा में भी ऐसा ही हुआ ऐसा लगता है। वह समय के अनुसार प्राकृत का रूप धारण करने लगी और प्राकृत का समय ईसा की पहली शताब्दी से लेकर के 500 ईस्वी के बाद तक का रहा और इस काल में जैन साहित्य प्रचुर मात्रा में रचा गया। तो ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात फिर आती है। प्राकृत भाषा में जो लिखा गया था वो क्या लिखा गया था? जैन साहित्य। और बौद्ध साहित्य जो लिखा गया था वो था पाली भाषा में। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में और उसके बाद में जैन साहित्य वो प्राकृत भाषा में लिखा गया। प्राकृत के समय जनपदों के क्षेत्रानुसार भाषा का जो प्रचार हुआ, यहीं से प्राकृत भाषा अपभ्रंश के रूप में प्रसारित हुई। साथियों ध्यान रखना है, अपभ्रंश शब्द का कई बार शाब्दिक अर्थ पूछते हैं तो अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है बिगड़ा हुआ रूप। विद्वानों ने प्राकृत भाषा के अंतिम चरण में अपभ्रंश का उद्भव माना, क्योंकि तात्कालीन प्रचलित शब्दों में यह पता चलता है कि प्राकृत के उत्तरार्ध में शब्दों में विकृति माने बिगड़ना, विकृति मतलब बिगड़ना आना शुरू हो गया था। जैसे गाथा शब्द को गाहा, दोहा को दूहा के रूप में परिवर्तित हो गए थे। ये बिगड़ा हुआ रूप माना जाता है। अपभ्रंश के समय देसी भाषा युक्त थोड़ी सरलता एवं मधुरता वाली भाषा का भी अभ्युदय हुआ, उसे अवहट भाषा कहने लगे। साथियों ध्यान रखना, अवहट कह दें अवहट कह दें दोनों एक ही भाषाएं। मिथिला कोकिला विद्यापति, एक महत्वपूर्ण प्रश्न और आता है यहाँ, मिथिला कोकिला के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो विद्यापति मिथिला कोकिला के रूप में जाने जाते हैं। ने इसी भाषा में अपनी दो रचनाएं लिखी, मानी अवहट भाषा में मिथिला कोकिला विद्यापति ने अपनी दो रचनाएं लिखी, जिसमें पहली है कीर्तिलता और दूसरी है कीर्ति पताका। ये दोनों ही अवहट की कृतियां हैं। साथियों बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि मिथिला कोकिला किसे कहा जाता है, तो विद्यापति को। विद्यापति की साहित्यिक भाषा क्या थी, तो वो अवहट भाषा। और पूछा जाता है कि कीर्तिलता व कीर्ति
पताका किसके द्वारा लिखी गई, तो विद्यापति के द्वारा। और ये पूछा जाए कीर्ति लता तथा कीर्ति पताका की भाषा कैसी थी, तो वो अवहट भाषा थी। देशील बयान सब जन मिठा ती तैसन जपहों अवहट्टा। अपभ्रंश भाषा के बारे में आगे और देखेंगे। अपभ्रंश भाषा के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों एवं बोलियों में से हिंदी भाषा का उसके बाद में आगे चल करके उद्भव होता है, उसका विकास होता है। अपभ्रंश भाषाई कवियों एवं दार्शनिकों, सिद्धाचार्यों, जैन आचार्यों एवं नाथ समुदाय के अनुयायियों ने भी अपभ्रंश भाषा का जो थे प्रचार और प्रसार किया या उनके माध्यम से होता है। हर्षवर्धन उत्तरी भारत के सबसे बड़े शासक माने जाते हैं और उसके बाद ही जो है ये भारत का विभाजन होता है इसके मरणोपरांत, और इससे पहले तो उत्तरी भारत बड़ा मजबूती के साथ रुका हुआ था। हर्षवर्धन के शासनकाल के पश्चात अपभ्रंश का प्रचार तेज गति से बढ़ा और अतः हिंदी का प्रारंभिक काल अपभ्रंश साहित्य में भी दिखाई दिया। और आगे चल करके चर्चा करते हैं कि इसी काल में 84 सिद्धों में हिंदी का रूप निखर करके फिर सामने आता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी को ग्राम्य अपभ्रंश का विकसित रूप माना। तत्कालीन सिद्धाचार्यों ने लोक भाषा में भी लिखना प्रारंभ किया, क्योंकि कोई कविता या काव्य रचना जो थी वो भाषा में लिखने से भी बहुश्रुत बनती है और ख्याति प्राप्त करती है। अपभ्रंश भाषा के हेमचंद्राचार्य ने सबसे पहले अपभ्रंश भाषा का व्याकरण शब्दानुशासन लिखा। साथियों बहुत महत्वपूर्ण बात है, हेमचंद्राचार्य ने क्या लिखा, कौन सी पुस्तक लिखी, तो शब्दानुशासन। और इसका उल्टा करके भी पूछ लेते हैं, शब्दानुशासन रचना जो है किससे संबंधित है, तो व्याकरण से संबंधित। और किसने लिखी, हेमचंद्राचार्य ने। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि इसके साथ साथ नोट्स भी बना लें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मैं इसके साथ ही महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, जो उम्मीद है कि सभी साथी इसको जरूर पढ़ेंगे। किंतु हेमचंद्राचार्य ने पूर्व ही सिद्धाचार्यों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर दी थी। और अपभ्रंश भाषा का इतिहास बताता है कि हिंदी अपभ्रंश में आंचल में पली बड़ी, और यही प्रारंभिक हिंदी की बुनियाद है, यही शुरुआत है। उदय नारायण तिवारी ने लिखा है कि आचार्य हेमचंद्र के पश्चात 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में आधुनिक भारतीय भाषाओं के अभ्युदय के समय 15वीं शताब्दी के पूर्व तक का काल संक्रमित काल था। इसमें भारतीय आर्य भाषाएं धीरे धीरे अपभ्रंश की स्थिति को छोड़ करके आधुनिक काल की विशेषताओं से युक्त होती जा रही थी। और मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद, ये महत्वपूर्ण बात है, मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम है मिश्र बंधु विनोद, जो हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में बहुख्यात है। वे में हिंदी साहित्य के आदिकाल की विवेचना करते हुए अपभ्रंश के साहित्य को प्रधान स्थान दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश और प्राकृत की अंतिम अवधारणा में भी हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है देश धीरे धीरे इतना बढ़ा कि 13वीं सदी तक आते आते अपभ्रंश के सहारे से ही पूर्व और पश्चिम के देशों ने अपनी बोलियों का स्वतंत्र रूप प्रकट कर लिया। इसमें भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो लगता है कि हिंदी का क्षेत्र 2 भागों में बंट गया। प्रथम पश्चिमी हिंदी और द्वितीय पूर्वी हिंदी। अपभ्रंश का साहित्य हिंदी के जन्म का कारण बना। हिंदी साहित्य की परंपरा को देखें तो डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार अपभ्रंश से क्षेत्रीय रूपों में परिवर्तित होने वाली बोलियों से हिंदी का रूप विकसित हुआ। अपभ्रंश अर्थात शेरसोनी अपभ्रंश, पैशाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागंदी और अर्ध मागंदी के रूप में प्रसारित हो रही थी। और उनकी उपभाषाएं एवं मुख्य बोलियों में से भी हिंदी का उद्भव जो थे माना गया है। इनका सामान्य परिचय इस प्रकार है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अपभ्रंश की क्षेत्रीय भाषाएं जिनसे हिंदी का उद्भव हुआ। तो साथियों इनका उद्भव हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें से कौन सी भाषा से कौन सी उनकी उपभाषाएं निकल करके सामने आती हैं। आप वीडियो पर लगातार बने रहिएगा और क्रम से हिंदी साहित्य का इतिहास जो कक्षा 11 और 12 का जो लगाया हुआ वो आपको पूरा करवाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।